हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कृषि को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि कृषि क्या होती है, फिर इसके कृषि के प्रकारों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी की जो है कृषि शुरू में की जाती थी और अब कौन कौन सी जो है कृषि की जाती है इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही ये जानेंगे कि इसका आर्थिक इस पर कृषि का आर्थिक क्रियाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही जो कृषि से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं हम उनको कवर करेंगे इसमें। और साथ ही इसके क्या क्या प्रभाव हैं और क्या क्या इसके समाधान है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कृषि क्या होती है। कृषि जो है वो हमारे लिए, जैसे हम जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और जो भारत की जो जनसंख्या है वो 2/3 जनसंख्या सिर्फ कृषि के कार्यों में ही लगी रहती है। और कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न के अतिरिक्त ये हमारे लिए उद्योग के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त उत्पादों के लिए चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि भी ये निर्यात करती होता है इससे। ठीक है, अब हम जानते हैं कृषि के प्रकारों के बारे में। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन से जो है कृषि के तंत्र यहाँ पर अपनाए जाते हैं भारत के अंतर्गत। याद रखें कि यहाँ पर सिर्फ भारत की बात हो रही है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वो भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यानी कि ये जो है वो कृषि बहुत ही पुरानी तरीका है ये कृषि करने का। यानी कि प्राचीन काल से जो है वो इस प्रकार की कृषि की जाती थी, जिस वजह से इसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा गया है। लेकिन आज भी, अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली जो छड़ी होती है तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से ये की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होती हैं उस पर जो है ये निर्भर करती है। ठीक है, हाँ। और इसमें क्या होता है कि एक प्रकार की एक प्रणाली अपनाई जाती है जिसे कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब जो किसान होते हैं वो या फिर जो लोग होते हैं इस प्रकार की कृषि करने वाले, वो जैसे किसी क्षेत्र में जाएंगे तो उस जिस भी क्षेत्र में जाते हैं तो फिर उस टुकड़े को जो है वो पहले साफ़ करते हैं। उस पर जितने भी जो पत्ते वगैरह होते हैं, पेड़, सूखे हुए पेड़, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं या घास होती है उसको जो जला देते हैं। जलाने के बाद यानी कि वो काट देंगे पहले तो वो कर्तन हो जाएगा। और फिर उसको हम फिर उसके बाद उसको जो है वो जला देते हैं। जलाने के बाद जला करके उसको क्या करेंगे, इस वजह से दहन, जलाने के बाद उससे राख बन जाती है। राख को फिर वो मिट्टी में मिला देते हैं, ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें मिला देते हैं। मिट्टी मिलाने के बाद क्या होता है कि वो जो ज़मीन होती है वहाँ की उपजाऊ हो जाती है। इस वजह से जो वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। फिर वहाँ पर वो खेती करते हैं। फिर क्योंकि वो राख के द्वारा उपजाऊ बनाई गई थी, इस वजह से वो ज़्यादा समय तक वो उपजाऊ नहीं रहती है। और इसमें क्या होता है कि जब वो उसका जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उसको छोड़ करके वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ऐसा लगभग 1 साल के अंतर्गत वो उपजाऊ रहती है। फिर उसके बाद उसका जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो दूसरे टुकड़े पर जाते हैं। फिर दूसरे टुकड़े पर जाकर भी यही प्रणाली अपनाते हैं। इसी को कहा जाता है दहन एवं कर्तन प्रणाली। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिट्टी है उसकी जो वो शक्ति है वो बढ़ी हुई रहती है। यानी कि इसमें जब रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो जो मिट्टी है वहाँ की वो अच्छी रहती है। ठीक है, ज़मीन जो है वो अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती है। और इससे ये तो इसका एक फ़ायदा हो गया। इससे एक नुकसान भी होता है कि इसमें जो है उत्पादकता कम प्राप्त होती है। यानी कि जब इसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो इस वजह से जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमें जो उपज है वो प्राप्त नहीं होती है। ये इस प्रकार का ये एक हमें इससे नुकसान भी देखने को मिलता है। और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कृषि होती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसको जो हमारा देश है भारत देश, इसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारा भारत देश है, मान लीजिए कि जैसे ये हमारा भारत देश है तो इसमें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तो पूरब वाला क्षेत्र है। और जब हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला क्षेत्र है
तो ये ऊपर का जो क्षेत्र होगा, ऊपर यहाँ का जो क्षेत्र होगा, यानी ऊपर का जो उत्तर क्षेत्र कहलाता है और इधर का क्या कहलाता है, पूर्व क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर खासकर यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, जैसे क्या असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इसमें क्या, इसको क्या कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को यहाँ पर झूम कृषि कहा जाता है। और ये मणिपुर में इसको पामलू, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों में से इसको जाना जाता है। अब ये झूम खेती क्या है, इसमें कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में को के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि ये विश्व के अंतर्गत अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। साथ ही जो भारत में है, पारंपरिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। यानी कि ये तो हो गया कि विश्व में किन किन नामों से यहाँ पर जाना जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में किन किन नामों से इसको जाना जाता है। भारत के अंतर्गत इसको जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया के नाम से, आंध्र प्रदेश में इसको पोडो या पेंडा के नाम से, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान के नाम से, या फिर बरोगा के नाम से। जब हम पश्चिमी घाट देखते हैं, पश्चिमी घाट का मतलब है कि जैसे हमारा भारत देश है, तो ये वाला तो पूर्वी घाट हो गया, ये वाला पश्चिमी घाट हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये तो है हमारा गुजरात। ये वाला जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से क्षेत्र में, यहाँ पर लिखा है दक्षिण पूर्वी। दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ और पूर्व का मतलब इधर की तरफ, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है लगभग, तो इस वाले क्षेत्र में इसको वालरई या वालट्रे के नाम से जाना जाता है। और हिमालयन क्षेत्र में इसको खिल, झारखंड में इसको कुरुवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है, झूम के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देख आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत में सिंचाई करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान में से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ पर रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं और कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, और साथ ही एक वर्ष के बाद अगले वर्ष जो है वो अगली खेती में फिर से इसी प्रकार की जो वो मेहनत करते हैं। अब आपको ये जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि रिंझा का जो परिवार है, ये जो यहाँ पर कहानी पढ़ी है, ये जो परिवार है वो किस प्रकार की कृषि कर रहा है, ये आपको बताना है अभी। ठीक है, यहाँ अब हम देखते हैं अगली जो है वो गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो और कृषि के लिए क्षेत्र कम हो, तो वहाँ पर जो कृषि की जाती है वो गहन जीविका कृषि कहलाती है। ये श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। मतलब ये है कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितनी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि लगातार जो भूमि के टुकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जितनी आगे पीढ़ियाँ आ रही हैं, जितनी भी जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जितनी पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, तो जो जितनी मान लीजिए पहले किसी के पास पहले 10 बीघा ज़मीन थी, फिर उसके बाद एक ही पीढ़ी के अंतर्गत 2 बेटे आ जाते हैं, तो फिर उनको आधे उसमें बढ़ जाएगा, नहीं 5 बीघे में बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो है वो एक लगातार जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, वो जो भूमि का क्षेत्र है वो लगातार अलाभप्रद होता जा रहा है, नहीं छोटा होता जा रहा है। जितना छोटा होगा वो अलाभप्रद होगा, मतलब कि उसमें जो है वो ज़्यादा लाभ हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, किसान
और किसान के पास इतना और ज़्यादा वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, तब कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव रहता है। यानी कि क्योंकि जनसंख्या जो है वो, क्योंकि पहले जो परिवार था जिसके पास 10 बीघा ज़मीन थी उसके पास भी 4 लोग रहते थे मान लीजिए। फिर उसके बाद अगली पीढ़ी आई जिसमें 5 बीघा ज़मीन रही, उसके पास रह गए, फिर उसमें भी 4 लोग रहते हैं। तो जो है वो उसी के भरण पोषण के लिए जितना पहले वो ज़्यादा ज़मीन पर इतनी ही फसल उगाते थे, अब जो कम ज़मीन पर भी इनकी यही वो रहती है कि इसमें भी ताकि उनका भरण पोषण किया जा सके, ताकि इसमें इतनी ही फसल इसमें उगाई जा सके। तो इसी वजह से जो है वो भूमि पर ज़्यादा अधिक दबाव रहता है। अब हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। इस प्रकार के कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि एक ही फसल, कहने का मतलब ये है कि एक ही फसल वो वाणिज्य भी हो सकती है और जीविका फसल भी हो सकती है। कि फसल पर इसका मैटर नहीं होता है, बल्कि ये जो है वो अलग अलग जो लोग होते हैं उन पर ये मैटर करता है कि वो वाणिज्य कृषि करते हैं या फिर वो अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि करते हैं। यानी कि इसलिए सिर्फ जो है वो फसल पर निर्भर नहीं करता है। एक चावल की अगर खेती है तो वो वाणिज्यिक खेती भी हो सकती है और वो जीविका फसल भी हो सकती है। ठीक है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। जो रोपण कृषि होती है वो भी एक तरीके की वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक का मतलब होता है जो बेचने के लिए की जाती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपरस्त इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों में जो कृषि है वो की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारे उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। यानी कि ये जो फसलें होती हैं वो बेचने के लिए की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने गन्ने की फसल उगा ली तो फिर वो उसको बैठ कर के खाएगा पूरे गन्ने को, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये जो है वो रोपण फसल होती है, बेचने के लिए ज़्यादातर की जाती है। यानी कि थोड़ा बहुत ही उसमें से वो खाने के लिए लेता है, बाकी जो है वो सारा बेचने के लिए होता है। असम में, उत्तरी बंगाल में चाय, असम और उत्तरी बंगाल जो है वहाँ पर चाय और कर्नाटक में कॉफ़ी, ये जो है वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। यानी कि वहाँ पर ये बेचने के लिए की जाती हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है वो है कि जो रोपण कृषि होती है उसमें जो उत्पादन होता है वो बिक्री के लिए होता है, बेचने के लिए होता है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम देखते हैं शस्य प्रारूप के बारे में। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। यानी कि जो है भारत के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है। संस्कृतियों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संस्कृति हमें देखने को मिलती है अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें फसलों के बारे में कि जो कृषि पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में जो शस्य प्रारूप हैं वो भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कृषि हमें देखने को मिलती है। देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो कि इस प्रकार है। एक रबी की फसल, खरीफ और जायद, यानी 3 प्रकार की जो है यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, एक जायद की फसल। सबसे पहले हम जानते हैं यार रबी फसल के बारे में। रबी की फसल क्या होती है? रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। यानी कि रबी की जो फसल होती है जब अक्टूबर का महीना आता है तो उससे लेकर के दिसंबर में तो यह इसमें बोया जाएगा। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तब अप्रैल और जून में इसको काट लिया जाता है। यानी कि जो फसलें अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच बोई जाएंगी और फिर उसको अप्रैल और जून के बीच में काट लिया जाएगा तो उसको रबी की फसल कहा जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये जो है वो मुख्य रबी की फसलें होती हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं कि काफ़ी
बड़े भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो कुछ भाग है उसमें हरित क्रांति भी फसल की उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर खरीफ फसलों के खरीफ की जो फसलें होती हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। यानी कि जैसे मानसून आता है उस टाइम पर बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें होती हैं वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। यानी कि जो खरीफ की फसल होती हैं उसके अंतर्गत जो फसलें होती हैं वो सितंबर अक्टूबर में बोई जाते हैं। वो जब मानसून आता है तब बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं और उसमें जो मुख्य फसलें हैं वो ये हैं। ठीक है, और चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय जो क्षेत्र हैं, यानी कि कोंकण जो तटीय क्षेत्र हैं ऊपर के, महाराष्ट्र के जो ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बोई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये जो वो है वो ये वाली जो खरीफ की फसल है वो की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के में धान की 3 फसलें होती हैं, एक ओस, अमन और बोरो। यानी कि जो धान की फसलें होती हैं उनको 3 नामों से जाना जाता है, एक ओस, अमन और बोरो, ये बोई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो रबी की फसल है और खरीफ की फसल है, इन ऋतुओं के बीच में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसमें एक फसल बोई जाती है जिसको जायद की फसल कहा जाता है। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो रबी और खरीफ की फसलें बोते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है ग्रीष्म ऋतु, तो उस टाइम पर फसल बोते हैं जिसको जायद की फसल कहा जाता है। जायद की जो फसल है उस टाइम पर मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। इसमें अब हम यहाँ पर देखते हैं जो गन्ने की फसल होती है वो 1 साल में तैयार होती है, यानी कि 1 साल उसको लग जाता है तैयार होने में। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य फसलों के बारे में कि मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। मुख्य फसलों में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि किस किस पर ये चीज़ें निर्भर है, मिट्टी पर, जलवायु पर और कृषि पद्धति के जो अंतर होता है उस पर ये चीज़ें जो है वो निर्भर होती हैं, जो मुख्य फसलें होती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल है, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट, ये सारी जो हैं वो मुख्य फसलों में आती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले चावल के बारे में कि चावल जो मुख्य फसल है वो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से की जाती है। चावल की जो फसल होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो चावल की फसल होती है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश हमारा जो देश है वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी कि जहाँ पर जो है वो कम वर्षा होती है तो वहाँ पर सिंचाई कर ली जाती है इसके लिए। चावल की जो फसल है वो उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब चावल की जो फसल है वो तैयार हो जाती है तब इस प्रकार की वो दिखाई देती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चावल की फसल है उसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला आप तेज हरा वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है फसल ज़्यादा होती है, कि ये ज़्यादा उत्पादक यहाँ पर होता है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये बिहार का है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश का, ये जो है वो ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। इसमें आधे क्षेत्र में ज़्यादा फसल होती है और बाकी का जो इधर वाला जो क्षेत्र है उसमें कम फसल ये होती है, यानी कि होती है फसल चावल की लेकिन कम होती है।
देखिए आप यहाँ पर 3 तरीके के चित्र हैं, एक ये वाला तेज हरा, एक हल्का और फिर एक सफ़ेद। जहाँ पर सफ़ेद है वहाँ पर नहीं होती है, और जहाँ पर है वहाँ पर मतलब हल्की है वहाँ पर कम फसल, और जो ज़्यादा तेज़ यहाँ पर कलर है वो यहाँ पर ज़्यादा फसलें होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये असम, और फिर इधर ये पश्चिम बंगाल, और फिर ये अलग अलग ये यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले जो राज्य हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये जो फसल है वो होती है। अब हम देखते हैं गेहूँ की फसल के बारे में। अब देखते हैं हम गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न का मतलब है जो खाने वाली होती है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में उगने वाली दो मुख्य क्षेत्र हैं इसके, वो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मृदा वाला जो प्रदेश है, वहाँ पर ये उगाई जाती है। यानी कि दो यहाँ पर गेहूं की जो मुख्य फसलें हैं, वो गेहूं की जो फसल है वो दो मुख्य क्षेत्रों में उगाई जाती है। एक तो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर गंगा और सतलुज का मैदान, और साथ ही जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर काली मृदा वाला जितना भी प्रदेश है हम वहाँ पर देखते हैं, तो वो वाला क्षेत्र, जिसमें से क्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग, और ये सब क्या है, यहाँ पर गेहूँ पैदा करने वाले ये मुख्य राज्य हैं। अब हम देखते हैं कि मोटे अनाज के बारे में, मिलेट्स के बारे में, जिसमें से कि ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से यह फसल वर्षा पर ज़्यादा निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र का मतलब होता है जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें उगाए जाने कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बाजरा, जो कि मिलेट्स में। अब हम देखते हैं बाजरे के बारे में। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मक्का के बारे में, जो कि ये भी मोटी फसलों के अंतर्गत आती है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। यह खरीफ की फसल है, यानी कि ये जो मक्का की फसल होती है इसको खाया भी जाता है, और मक्का का जो ऊपर का वो होता है उसको खाया भी जाता है, और नीचे का जो मतलब ये नीचे वाला जो हरा वाला होता है इसको चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेहूँ की किस प्रकार यहाँ पर खेती की जाती है। गेहूं के बारे में यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर ये तेज़ वाला है, तेज़ कलर जो है यहाँ पर ज़्यादा फसल उगाई जाती है गेहूं की, और जो ये हल्का वाला है यहाँ पर गेहूं की जो है वो कम फसल उगाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है वो कम उगती है फसल। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे थे अभी कि इसके बारे में, मक्का के बारे में। मक्का की जो फसल है उसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार वाले जो बीज होते हैं उनमें वो उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की जो है वो यहाँ पर दिखाया गया चित्र, ये जो इस प्रकार की जो फसल होती है वो मक्का की ही होती है। अब हम देखते हैं दालों के बारे में। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं।
तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी जो दालें हैं उसमें नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। वायु से जो बाकी सारी जो दालें होती हैं अरहर को छोड़ करके वो वायु से नाइट्रोजन लेती हैं और भूमि की जो उर्वरता है उसको बनाए रखती हैं। तो इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ये दालों के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें और कौन कौन सी होती हैं। होती है गन्ना। यह एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय यानी कि जहाँ पर तेज़ गर्मी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और उपोष्णकटिबंधीय जहाँ पर कम गर्मी यानी कि सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं बल्कि जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं वो उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जहाँ का तापमान होता है उसमें ये उगाई जाती है, क्या कि गन्ने की फसल। ठीक है। तापमान और साथ ही 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये जो गन्ने की फसल है वो उगाई जाती है, बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर के कटाई तक, यानी कि जब से बोया जाता है तब से लेकर के जब तक कटाई होती है इसके काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है, उसके बाद दूसरा जो देश है वो हमारा भारत ही है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गन्ने की जो फसल है वो इस प्रकार से की जाती है। ये इस तरीके से यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अब हम देखते हैं तिलहन के बारे में। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। यानी कि तोरिया जो होती हैं उसका जो उत्पादन होता है उसमें देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। यानी कि तिलहन का मतलब होता है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। इन जो मूंगफली होती है, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी, इन सबसे हमें तेल प्राप्त होता है। इसी वजह से इसको तिलहन फसलें कहा जाता है। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, शंकर का जो सामान होता है उसमें और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यानी कि मूंगफली कहाँ पर होती है? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। ठीक है। अलसी की जो फसल होती है वो और सरसों जो है वो रबी की फसलें हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल जो है वो उत्तरी भारत में बोया जाता है तो वो उसमें खरीफ की फसल है, और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जो फसल है उसमें ये है, यानी कि एक ही फसल दो उसमें भी हो सकती है, दो मौसम में। जैसे तिल है, उत्तरी भारत में इसको खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में इसको रबी की फसल के रूप में जाना जाता है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी की जो फसल होती है वो खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अब हम देखते हैं चाय के बारे में। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। पेय का मतलब होता है जिसको पिया जाता है, जैसे चाय पीते हैं, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे
आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक अधिकतर चाय बागानों के जो मालिक हैं वो भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोसड़, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। यानी कि जो चाय की जो कोमल कोमल सी जो पत्तियां होती हैं वो जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वो उससे काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल और पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी है। इन जिलों की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है चाय की फसल होती है। और साथ में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु और केरल में भी ये फसल उगाई जाती है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। अब आप यहाँ पर देखें, जो तिलहन की जो फसलें हैं, जहाँ पर तेल की जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। देखें आप यहाँ पर, ये मूंगफली, ये शायद सूरजमुखी और ये सरसों। हाँ, तो ये जो फसलें हैं ये यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है वो इस तरीके का है कि कटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उस टाइम का ये चित्र दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये जो फसल है वो चाय की है और यहाँ पर ये महिलाएं जो हैं वो चाय की पत्तियों को चुन रही हैं, यानी उसको चुन चुन करके फिर काफ़ी प्रक्रिया होती है, उसके बाद चाय हमें प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉफ़ी के बारे में। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। अब हम देखते हैं बागवानी फसलों के बारे में। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी अखरोट की विश्व भर में बहुत ज़्यादा मांग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं, आम है, संतरे हैं, लीची है, केला है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अंगूर है, अनानास है, सेब, नाशपाती, खुबानी है, अखरोट, ये सब जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में उगाई जाती हैं, जिसकी पूरी जो दुनिया है, पूरा जो मतलब विश्व है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी मांग रहती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अखरोट, सेब और अनार के पेड़ों को। ये अनार का पेड़ है और ये सेब का पेड़ है और ये है, और ये अखरोट का है शायद। ठीक है, भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है,
अब हम देखते हैं अखाद्य फसलों को। अखाद्य फसलें इनकी जो खाने की नहीं होती है, मतलब इनकी फसलें की जाती हैं, जैसे रबड़ है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। यानी कि इसमें से जो पहले वाली जो 3 फसलें हैं वो मिट्टी से हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें कि कपास, जूट और सन है। और जो प्राकृतिक रेशम है वो हमें रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। ठीक है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों का पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन इनकी सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्जियों की कृषि होती है, मटर, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन। यहाँ पर ये बैंगन, टमाटर, फूल गोभी और यह मटर की फसलें। ठीक है, अब हम देखते हैं कपास के बारे में। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन का जो पठार है उसके शुष्क चरभागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम देखते हैं जूट के बारे में। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतुई व धागे, गलीचे और दूसरे दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसके उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों के पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन में प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है तथा इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास करने के उपरांत देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने वाली जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है, परंतु पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर जो है पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें कि मतलब शुरू की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भूमि का जो सुधार है उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि इन 5 वर्षों में भूमि पर अच्छा सुधार करना है और उसमें अच्छे से खेती करनी है, ये उनका लक्ष्य था। फिर उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजनाएं अलग अलग तरीके की आई। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बड़े बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की।
पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार करने के लिए कुछ रणनीतियाँ प्रारंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण यानी कि कर्ज सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PIS भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है उसमें किसानों के लिए जो जानकारी दी जाती है। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। ठीक है, अब यहाँ पर भूदान ग्रामदान के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं भूदान ग्रामदान के बारे में। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, जो अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार घोषित किया था, उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की, यानी कि पैदल यात्रा। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश में एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान गर्भदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। यानी कि इस तरीके से जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उनको अलग अलग चीज़ों की जब आवश्यकता थी, तो इस तरीके से भूदान, ग्रामदान, रक्तहीन क्रांति, ये सब जो कार्य हैं वो किए गए थे। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार उत्पादन में योगदान क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010 से 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, तो जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्व अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश के पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं रहे। कृषि के विकास की दरें कम हो रही हैं, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय
किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2013 से 14 के बीच में कृषि जो है वो 4.2 और 2014 से 15 के बीच में -0.2 और 2015-16 के बीच में 1.1, यानी कि इस तरीके से जो है वो कृषि जो है लगातार घट रही है और उद्योग जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि 5.2 2013-14 में, 2014-15 में 5.9 और 2015-16 में 7.3 है। और सेवाओं की बात करें तो सेवाएं जो हैं वो मतलब घट बढ़ रही हैं। 2013-14 में 7.8, फिर 10.3, फिर 9.2 और सकल घरेलू में 6.6, फिर 7.2, फिर 7.6। इस तरीके से जो है वो अलग अलग वर्षों में हमें अलग अलग तरीके के देखने पड़े हैं। ये अंतरिम आंकड़े हैं, यानी कि ये तो 2013, 14, 15, 16 के हैं, लेकिन फिलहाल के आंकड़े क्या हैं उसके बारे में अभी नहीं पता है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायक कम करने से उत्पादन लगातार बढ़ रही है, उत्पादकता जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश की कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है, तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। यानी कि जो किसान हैं वो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं और मतलब कि जो इनको समस्याएं आ रही हैं, जब हमें कम ज़मीन देखने को मिल रही है और ज़्यादा उपज वो लोग उसमें कर रहे हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है ज़मीन नहीं है, तो क्या उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें कृषि को छोड़कर कुछ और काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक मतलब छोटा सा सवाल है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के दशक में वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पाद होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायता दी जाती है। सागौन के क्लोन का ऊतक संवर्धक किस तरीके से होता है, आप यहाँ पर चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का न्यूनीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियर सम्मिलित हैं। जेनेटिक इंजीनियर क्या है? जेनेटिक इंजीनियरी बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। ये जो होती है जेनेटिक इंजीनियरी, ठीक है।
विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। वास्तव में कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जाता है। ठीक है। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।